अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है लेक्चर के लिए वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर कॉमर्स में और बीकॉम पार्ट 1 के लेवल पे और इसके अलावा बीबीए के डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, न सिर्फ सीखने के एतबार से बल्कि प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर एक नया वर्ड देख रहे हैं जिसका नाम है रिकन्सिलिएशन। इस रिकन्सिलिएशन को ज़रा हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ रिकन्सिलिएशन? रिकन्सिलिएशन के डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है जब दो लोगों में किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाए तो उनको एक बात पे लेकर आना, उनको मुत्तफ़िक़ करना, एक पॉइंट पर लेके आना, इसको हम रिकन्सिलिएशन कहते हैं। यानी उनकी सुलह करवाना या उनका डिफरेंस रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड रिकन्सिलिएशन। अब अकाउंटिंग में रिकन्सिलिएशन का वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको ज़रा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिकन्सिलिएशन का वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर एक ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट जगहों पे रिकॉर्ड की जाती है। जब एक ट्रांजैक्शन दो मुख्तलिफ बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है और उसको रिकॉर्ड करने वाले दो मुख्तलिफ अकाउंटेंट्स होते हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड पे हम बैठ के ये देखते हैं कि तमाम ट्रांजैक्शन दोनों ने रिकॉर्ड कर ली हैं, एंडिंग बैलेंसेस दोनों का सेम है या नहीं है। इसको हम रिकन्सिलिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जर्नल में पढ़ा कि जब हम किसी कस्टमर को मर्चेंडाइज सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर सेल करते हैं, तो हम उसको अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। वो अमाउंट हमें कस्टमर से लेना होता है, वही अमाउंट कस्टमर के लिए अकाउंट्स पेएबल है, वो अमाउंट हम उस समय पे करना है। अब अगर हम रेगुलर बेसिस पे कस्टमर को सेल किए जा रहे हैं, हम एक mहीने के अंदर उसको डिफरेंट टाइम्स पे सेल कर रहे हैं और हर सेल के हम उसको डिफरेंट इनवॉइस भिजवा रहे हैं। वो इनवॉइस हम अपने पास भी रिकॉर्ड करते हैं, वो इनवॉइस हमारा कस्टमर भी रिकॉर्ड कर रहा है। महीने के एंड पे बैठ के हम उस बैलेंस को रिकनसाइल करेंगे। भाई हम उससे कह रहे हैं कि हमने आपसे फॉर एग्जाम्पल पूरे महीने के सेल्स के बदले हमने आपसे 50,000 रुपीज़ लेने हैं। अब ये 50,000 5-6 डिफरेंट इन्वाइसेस का सम है जिसमें हमने उसके अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया है। तो क्या वो तमाम इन्वाइसेस उसके पास मौजूद हैं? जितना हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल यानी एसेट डेबिट है, क्या उतना ही उसके पास अकाउंट्स पेएबल यानी उसके लायबिलिटी क्रेडिट है? अगर ऐसा है तो हमारा बैलेंस टैली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें उस रीज़न को सर्च करना पड़ेगा कि हम कह रहे हैं कि हमने आपसे 50,000 लेने हैं, वो उससे कम अमाउंट शो कर रहा है या उसके इक्वल अमाउंट शो नहीं कर रहा, तो उसकी रीजंस को सर्च आउट करेंगे और इस डिफरेंस को रिमूव करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन बहुत सी जगहों पे होती है, बहुत सारे बुक्स में होती है। हम टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रा सा हम पिछले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम था कैश बुक। कैश बुक में हमने देखा कि हमने 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन की और उसके अंदर स्पेसिफिकली 3 कॉलम थे। कैश इन हैंड के लिए, कैश इन हैंड वो कैश होता है जो हमारे ऑफिस के लॉकर में या ड्रॉवर में पड़ा होता है। दूसरा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो कैश होता है जो हमने अपने बिजनेस के नाम से बैंक में डिपॉजिट किया होता है। और तीसरा था हमारे पास डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट एंड परचेज डिस्काउंट। इन 3 कॉलम में जिस कॉलम पे हम फोकस करेंगे वो है हमारा कैश एट बैंक, यानी हमने कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। तो अगर आप ज़रा सा रिकॉल करें कैश बुक को, तो कैश बुक के अंदर 2 साइडें होती थी, एक रिसीट साइड और दूसरी पेमेंट साइड। अगर आप एक अमाउंट अपने बैंक में डिपॉजिट करते थे तो आप क्या करते थे, उसको बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते थे, और अगर आप बैंक से पेमेंट करते थे किसी पर्पस के लिए तो आप उसको बैंक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, मंथ एंड पे बैठ के हम उसका एक एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करते थे। ये था कस्टमर का रिकॉर्ड जिसको हम क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। इसी तरह का एक रिकॉर्ड बैंक के पास भी मौजूद होता है। बैंक आपके नाम पे एक प्रॉपर स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा था। अच्छा, पुराने ज़माने में जब कंप्यूटराइज दौर नहीं था, सारा डेटा कंप्यूटर पे रिकॉर्ड नहीं होता था, तो बैंक के पास बाकायदा बड़ी बड़ी बुक्स होती थी जिसमें उन ब्रांचेस के तमाम कस्टमर का डेटा होता था। उन बुक्स को हम पासबुक कहते थे। पासबुक आजकल के दौर के हिसाब से जस्ट एक इमेजिनेशन या एक थ्योरी बन के रह गया, उसका प्रैक्टिकल कोई स्कोप नहीं है।
हर पासबुक के अंदर उस ब्रांच के तमाम कस्टमर्स की बैंक डिटेल्स होती थी। हर कस्टमर को एक पेज अलॉट किया जाता था जो उस कस्टमर की डिटेल कंटेन कर रहा होता था। उस पेज को हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो जो ट्रांजैक्शन हम बैंक के साथ करेंगे, बैंक भी उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, कोई बात। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दो साइड्स होती है। जब हम बैंक में एक अमाउंट रिसीव करते हैं, बैंक हमारा टेक्निकली क्या है, एसेट है, तो हम उसको क्या करते थे, रिसिट यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब हम एक अमाउंट बैंक से पे करेंगे तो हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, हम उसको क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। पैसे हमारे हैं, ओनरशिप ऑफ द मनी हमारी है, वी आर द ओनर्स, तो बैंक हमारे लिए क्या हुआ, एसेट हुआ। अब जो पैसे हम बैंक में जमा करवा रहे हैं उसकी ओनरशिप हमारी, वो हमारा एसेट है। बैंक खाली उसका कस्टोडियन है, उसने अपने पास हिफाजत के पर्पज़ के लिए रखा हुआ। हम जब चाहे बैंक में पैसे वापस ले सकते हैं, तो वो अमाउंट बैंक के ऊपर लायबिलिटी होता है। तो बैंक स्टेटमेंट की जो साइड्स होती हैं वो दो होती हैं। एक में वो आपका अमाउंट विथड्रॉल शो करेगा और दूसरे में वो आपके डिपॉजिट्स को शो करेगा। जब आप एक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आप उसको डेबिट साइड पे लोगे, आपका एसेट बढ़ रहा है, रिसिट साइड पे लोगे। वही अमाउंट बैंक एज अ लायबिलिटी अपने पास क्रेडिट साइड पे लेगा। ठीक है, इसी तरह जब हम बैंक से एक अमाउंट निकलवाएंगे, हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, हम उसको क्रेडिट यानी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करें। जब आप बैंक से अमाउंट निकलवाओगे तो बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी, वो क्या करेगा, उसको डेबिट साइड पे शो करेगा, यानी विड्रॉल साइड पे शो करेगा। इसीलिए बैंकिंग के अंदर क्रेडिट डेबिट का जो कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट के रेसिप्रोकल होता है। यानी जो चीज़ हम अपने पास डेबिट कर रहे होते हैं, एज एन एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, वहाँ बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, तो वो उसको क्या कर रहा होता है, क्रेडिट कर रहा होता है। और जब हम अपने पास एसेट को क्रेडिट करते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते हैं, यहाँ से हमारा एसेट कम हो रहा है, वहाँ से बैंक की लायबिलिटी, हमारे पैसे बैंक की लायबिलिटी हैं, तो बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसको क्या करेंगे, वो डेबिट करेंगे। तो बैंकिंग की लैंग्वेज में आपके अकाउंट को डेबिट करने का मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। और बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। तो ये तो ज़रा सा इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन दो जगहों पे रिकॉर्ड की जा रही है। एक ट्रांजैक्शन कैश बुक में और वही ट्रांजैक्शन हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में भी हो रही है। मंथ एंड पे बैठ के हम देखेंगे कि हमारे कैश बुक के हिसाब से एंडिंग बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस कितना है, और उस हिसाब से हमारा जो बैंक का कैरी डाउन बैलेंस है वो कितना है। इन दोनों बैलेंसेस को हमें मैच करना है आपस में। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस 100 का है और ये अमाउंट शो हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये बैलेंस हमारे पास शो हो रहा था अप्रैल 30, 2019 को, और जब उसी डेट अप्रैल 30, 2019 की हम स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो उसके अंदर भी 100 रुपीज़ का बैलेंस है। इसका मतलब है कि कोई डिफरेंस या डिस्क्रिपेंसी नहीं है। हाँ, एहतियातन हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे कैश बुक के हिसाब से हमारा अमाउंट है बैंक बैलेंस 100, बैंक कहता है जी आपका अकाउंट बैलेंस है 80 रुपीज़ या उससे बढ़ के 110 रुपीज़। अब डिफरेंस आ गया, हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कुछ और है, बैंक वाला क्लेम कर रहा है कि आपका बैंक बैलेंस कुछ और है। अब इस डिफरेंस को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक हो गई। ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, डिफरेंस को रिमूव करने को रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, हम अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक के साथ मैच करते हैं, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को रिमूव करना है और उस बैलेंस को हमें रिकॉन्साइल करना है, सेम करना है। ठीक जी। तो अगला हमारा टॉपिक है कि रीजंस फॉर डिफरेंस। अब द क्वेश्चन इज दैट कि ये डिफरेंस क्यों आता है। हमने देखा कि हमारा कैश बुक का बैलेंस बैंक में कुछ और है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कुछ और है, तो ये डिफरेंस क्यों आता है। डिफरेंस की दो रीजंस होती हैं। नंबर 1, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस,
by either party, or number 2, a wrongly recorded transaction. Wrongly recorded transactions. जिस तरह आपको मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि कैश बुक मेंटेन करने वाला एक अलग अकाउंटेंट है और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने वाला बैंक का अलग एम्प्लॉय है। ये दोनों डिफरेंट लोग हैं, इनके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इनके डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिकॉर्डिंग्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम पहले डिस्कस करते हैं अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। मुमकिन है कि किसी एक पार्टी ने यानी कैश बुक वाले ने एक ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड कर ली हो और वो ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में शो ना हो रही हो, इसके नतीजे में दोनों का डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। सिमिलरली मुमकिन है कि एक ट्रांजैक्शन बैंक के रिकॉर्ड में शो हो रही हो लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन कैश बुक वाले को ना मिली हो, तो उसने रिकॉर्ड ना की हो, तो उसका बैलेंस आउट हो जाएगा, कुछ और होगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक पार्टी को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेता, दूसरी पार्टी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता, तो यहाँ पे डिफरेंट अराइज होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक रेगुलर कस्टमर है जिसको हमारा अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल्स वगैरह पता है, वो रेगुलरली जाता है हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है, बैंक में पैसे जमा करवा देता है। फॉर एग्जांपल हमारे उस रेगुलर कस्टमर ने एक वक्त पे जाके कुछ अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अपने पास प्रूफ के लिए इसने डिपॉजिट स्लिप रख ली, हमें इन्फॉर्म करना भूल गया। नतीजा क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में तो शो हो रही होगी लेकिन चूँकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो हो रही होगी, लेकिन चूँकि इसकी इन्फॉर्मेशन कैश बुक वाले को नहीं मिली, वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में शो नहीं होगी। तो बैंक बैलेंस कुछ और होगा, कैश बुक का बैलेंस कुछ और होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। सिमिलरली मुमकिन है कि हम अपने किसी सप्लायर को चेक इशू करें, हमने जैसे सप्लायर को चेक इशू किया, हमने फ़ौरन कैश बुक की पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड कर लिया। ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चेक या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट वगैरह शामिल है, इनकी लाइफ 6 मंथ्स होती है। तो मुमकिन है कि हमने आज अपने सप्लायर को चेक इशू कर दिया हो, आज हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन उस सप्लायर के पास 6 मंथ का टाइम है, वो 6 महीने तक जब चाहे उस चेक को कैश करवा सकता है। तो मुमकिन है कि किसी वजह से वो इस महीने वो बैंक तक ना गया हो या उसको फंड्स की फ़िलहाल ज़रूरत ना हो, तो उसने वो चेक रोक लिया हो। अब हुआ क्या कि वो चेक तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन वो चेक बैंक तक नहीं पहुंचा। नतीजा क्या हुआ कि हम तो उसको अपने रिकॉर्ड में ले चुके हैं, हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन वो चीज़ बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं होगी। नतीजा क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्डेड है, एक जगह रिकॉर्डेड नहीं है, तो दोनों का बैलेंस आउट हो जाएगा। सेकेंड रीज़न क्या होती है? रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में ये होता है कि वो एक चेक नंबर या चेक का जो अमाउंट है वो दोनों लोग रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एक चेक इशू किया किसी सप्लायर को 5000 रुपीज़ का, हमने चेक पे लिखा 5000, वो चेक हमने ड्रॉ करके सप्लायर के हवाले कर दिया। सप्लायर गया और बैंक से हमारे 5000 रुपीज़ निकाल के ले गया। फिर जब उस चेक को हम अपने कैश बुक में पोस्ट करने गए तो हमने गलती से उसको 4000 पोस्ट कर दिया, यानी 5000 को हमने कैश बुक में 4000 रुपये रिकॉर्ड कर लिया। नतीजा क्या हुआ? 1000 का डिफरेंस क्रिएट होगा बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है। ना द क्वेश्चन इज दैट कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जो इन डिफरेंसेस की वजह बनती हैं, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, क्यों डिफरेंस आता है। डिफरेंस कोई भी शख्स जानबूझ के तो क्रिएट नहीं करता, उस डिफरेंस के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो वजह क्या होती है वो हम डिस्कस करें। कॉजेज ऑफ डिफरेंस बेटा 2 होती हैं। नंबर 1 टाइम डिफरेंस एंड नंबर 2 lack of information। टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक ट्रांजैक्शन किसी एक बुक में किसी एक डेट पे रिकॉर्ड हो, एक अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो, और वही ट्रांजैक्शन किसी दूसरे बुक में किसी दूसरे मंथ में या पीरियड में रिकॉर्ड हो।
आजकल तो हर कंप्यूटराइज दौर है, तो इस तरह की एरर्स तो बहुत कम मिलेंगे टाइम डिफरेंस। नॉर्मली जो लास्ट डे पे चेक्स डिपॉजिट होते हैं उनका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन जो दूसरी रीजंस होती हैं वो नहीं हो पाती, बिकॉज कंप्यूटराइज दौर है। तमाम लोग बैंक के अंदर जो बैठे होंगे, जितनी अमाउंट उन्होंने रिसीव की है वो सारा दिन जितनी भी डेली बेसिस पे रिकॉर्ड में उन्होंने किया है, कलेक्शन की है, वह सारा उन्होंने बैठ के अपने कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट करना होता है। जब तक पोस्ट नहीं करेंगे तब तक उनका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा। तो टाइम डिफरेंस तो बहुत कम रह गया है आजकल के दौर में। टाइम डिफरेंस क्या हो सकता है, मैं आपको इधर एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल मैंने भी 30 अप्रैल की बात की। फर्स्ट किया 30 अप्रैल के शाम को 5 बजे से कुछ देर पहले, बैंकिंग आवर क्लोज होने से कुछ देर पहले मैंने एक 10,000 रुपीज़ का चेक बैंक में जमा करवा दिया। ठीक, अब मैंने उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया रिसिप्ट साइड पे कि मेरे पास 10,000 का चेक आ गया। मुमकिन है कि वो चेक 30 अप्रैल को बैंक के रिकॉर्ड में ना नेक्स्ट डे आ जाए। 1 मई को ऑफ होता है लेबर डे, तो मुमकिन है कि 2 मई को वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो रहा है। यानी जिस अमाउंट 10,000 को आपकी कैश बुक 30 अप्रैल को ले रही है, उसी अमाउंट को, उसी चेक नंबर को आपकी बैंक स्टेटमेंट शो तो कर रही है, लेकिन किस में कर रही है, नेक्स्ट मंथ में। तो अगर हम अप्रैल 30 का रिकन्सिलिएशन बनाना चाहेंगे तो हमें ये अमाउंट अपने कैश बुक में नज़र आएगी, लेकिन 30 अप्रैल को ये अमाउंट हमें बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आएगी। दैट इज़ कॉल्ड द टाइम डिफरेंस। इसी तरह लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिस तरह मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया कि मेरा कस्टमर था, उसने मेरे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दी, उसके पास प्रूफ पड़ा हुआ है बैंक डिपॉजिट स्लिप, लेकिन मुझे इन्फॉर्म करना भूल गया। जब मुझे इन्फॉर्म नहीं हुआ तो मैंने अपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं बनाई। इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो चीज़ जो बैंक में रिकॉर्ड थी वो मेरे पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। या इसी तरीके से अगर मैंने अपने सप्लायर को चेक इशू किया तो जब तक वो सप्लायर वो चेक लेके बैंक के सामने उसको प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बैंक उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ डिफरेंसेस। इसके बाद जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने ये तो सीख लिया कि हमें करना क्या है। ये अब आपके जहन में कंसेप्ट वाज़ेह हो गया होगा यकीनन कि हमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दोनों के बैलेंसेस को आपस में मैच करना है। अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो उन डिफरेंस को सर्च आउट करके और उसको रिमूव करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू ट्रेस आउट दीज एरर्स, यानी कि हम रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड आउट द एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ये आपको वाज़ेह हो जाएगा, ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप कैश बुक उठाएंगे अप्रैल 30 या किसी भी महीने के एंड का कैरिड डाउन बैलेंस या कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस आपको वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जब आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आपका एंडिंग बैलेंस मौजूद होगा। उन दोनों बैलेंसेस को आपने देख लेना है। अगर वो सेम है तो उसका मतलब है कि रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो फिर हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमें देखना ही पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे रॉन्गली रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है। 2 चीज़ें होती है रिकन्सिलिएशन में, सिर्फ 2 चीज़ें, रॉन्गली रिकॉर्डेड आइटम्स एंड अनरिकॉर्डेड आइटम्स। इसके अलावा रिकन्सिलिएशन में और कुछ भी नहीं होता जी। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमारा कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से टैली नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं लेकिन बैंक में रिकॉर्डेड नहीं है। इंसान दोनों तरफ है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी हो सकती है और इसी तरीके से टाइम डिफरेंस कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिसाल है, प्रैक्टिस है कि टेक द कैश बुक एज स्टैंडर्ड and list out the unrecorded items in the bank statement। हमने ये एज्यूम कर लिया कि कैश बुक में जो चीज़ें रिकॉर्डेड हैं वो
सही हैं, हम उसको बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस आउट करते हैं, उसको चेक साइन लगाते चले जाएं। जिस तरह मैंने आपको क्रॉस चेकिंग बताई, हमारी कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड है वो बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट साइड से टैली करेंगे पूरी की पूरी। यानी हमारा रिसिप्ट साइड का मतलब हमारी जो डेबिट है वो बैंक के क्रेडिट लायबिलिटी डिपॉजिट साइड से मैच होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है, हम यूँ कहते हैं कि हमने कैश बुक में एक अमाउंट डिपॉजिट का शो किया हुआ है लेकिन वो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, तो हम उसकी अपने पास एक लिस्ट बना देंगे कि फला चेक नंबर जो था कैश बुक में शो हो रहा है लेकिन वो चेक नंबर या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट या कैश का अमाउंट वो बैंक में शो नहीं हो रहा, उसकी हम एक अपने पास नोटिंग बना लेंगे। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, रिवर्स काम करेंगे। अब हम बैंक स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड ले लेंगे और बैंक स्टेटमेंट से मैच करेंगे कैश बुक को, यानी बैंक स्टेटमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको चेक करेंगे विद कैश बुक। जो कैश बुक में चीज़ें निकलेंगी उसकी भी लिस्टिंग करेंगे। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि टेक द बैंक स्टेटमेंट एज स्टैंडर्ड एंड लिस्ट आउट द unrecorded या wrongly recorded या items in कैश बुक। बैंक में जो चीज़ें मौजूद हैं और कैश बुक में मौजूद नहीं हैं तो हमें उनकी लिस्ट पता चल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम कंपाइल करने जा रहे हैं और हमारी रिकंसिलिएशन इन्हीं चीज़ों पे बनेगी। क्या चीज़ें मिलेंगी हमें? नंबर 1 सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एंडिंग बैलेंस मिलेगा, कैश बुक कितना शो कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट कितना शो कर रहा है। फिर हमें एक लिस्ट मिलेगी जो हमें ये बताएगी कि कौन कौन से अनरिकॉर्डेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड आइटम ऐसे हैं जो बैंक से गायब हैं, बैंक में गलतियाँ मौजूद हैं। फिर हमें एक और लिस्ट ऐसी मिलेगी जो हमें बताएगी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन वो कैश बुक में से गायब हैं। इन इंफॉर्मेशन की बेस पे हम क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक चीज़ मैं बच्चों को कहता हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बहुत सारे बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर से घबरा जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इंशाल्लाह किसी भी तरह की लैंग्वेज आ जाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस ट्रांजेक्शन को, उस एरर को आइडेंटिफाई करके सही जगह पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूँ कि इसकी एग्जांपल एक इक्वेशन की तरह है। जब आप रिकंसिलिएशन बनाएंगे, इक्वेशन की एक साइड पे रख लें कैश बुक को, उसके ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इन दोनों को आप इक्वलाइज करें। अब ढूंढें रिकंसिलिएशन का बेटा पहला और आखिरी उसूल एक ही उसूल है, वो ये है कि जो ट्रांजैक्शन जहां रॉन्गली रिकॉर्डेड है या जहां अनरिकॉर्डेड है उस जगह उसको ठीक कर लिया जाए तो ऑटोमेटिकली आपका डिफरेंस रिमूव हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब आप खुद जज करेंगे, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इंशाल्लाह, तो आप खुद मुझे बताएंगे कि ट्रांजैक्शन कहाँ सही रिकॉर्डेड है, जहाँ सही रिकॉर्डेड है उसको कुछ भी नहीं करना, और कहाँ पे वो ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्डेड है, जहाँ पे वो अनरिकॉर्डेड है या रॉन्गली रिकॉर्डेड है वहाँ उसको ठीक कर लेंगे तो डिफरेंस हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ किया मेरे कस्टमर है जिसने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। अब उसने अपने पास सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे बैंक डिपॉजिट स्लिप रख ली, मुझे इन्फॉर्म करना भूल गया। अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड हुआ? पैसे बैंक में आ रहे हैं ना, अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड हुआ? बैंक में रिकॉर्ड हुआ। और वो अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? वो अमाउंट कैश बुक में शो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो रिकंसिलिएशन का पहला और आखिरी उसूल मैंने क्या बताया, जो चीज़ जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई वहाँ रिकॉर्ड कर लें, आपका डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? ये ट्रांजेक्शन आपके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, इसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या करना है? प्लस करना है अपने पास या माइनस करना है? तब आप देखें आपके अमाउंट में, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहे हैं। कस्टमर आपके अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, यानी कि आपके बैंक में पैसे प्लस हो रहे हैं, तो आप उसको अपने पास क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड पे, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अपने पास उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। या इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने एक सप्लायर को चेक इशू किया। इशू करने का मतलब पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। अगर पैसे आपके पास आ रहे हैं वो प्लस करना है, और पैसे अगर आपके पास से जा रहे हैं तो उसको आपने माइनस करना है। तो आपने सप्लायर को चेक इशू किया, से कि 15,000 का चेक आपने इशू किया, आपने सप्लायर को चेक इशू किया, आपने रिकॉर्ड में ले लिया। वो चेक आपका सप्लायर बैंक तक लेकर नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब चेक इशू किया 15,000 का,
आपने अपने पास से अमाउंट पेमेंट सेट पे निकाल दी, माइनस कर दी, ये पैसे चले गए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? बैंक में, क्योंकि बैंक तक वो चेक पहुंचा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, तो बैंक उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो अब इसको कहाँ रिकॉर्ड होना है? इसको बैंक में रिकॉर्ड होना है। रिकन्सिलेशन का अगेन मैं बार बार वो कह रहा हूँ कि पहला और आखिरी प्रिंसिपल, जो चीज़ जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये ट्रांजेक्शन आपने बैंक में शो करनी है। क्या करें? प्लस करें, माइनस करें? बैंक में पैसे जाएंगे या आएंगे, डिपॉजिट होंगे या विड्रॉ होंगे? एग्जैक्टली जब आपका सप्लायर आपके बैंक में वो चेक लेकर जाएगा तो वो बैंक वाला उसकी पेमेंट कर देगा, तो आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हमने यहाँ पे उसको माइनस किया है कैश में से, तो बैंक में से भी हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे रहा होता है, और उन सर्विसेज के बदले बैंक आपसे कुछ अमाउंट डिडक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक आपको चेक बुक देता है, एटीएम कार्ड देता है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देता है, तो इन तमाम सर्विसेज के बदले बैंक आपसे एक सर्टन अमाउंट चार्ज करेगा। ठीक है। और ये जो अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं बैंक चार्जेस या बैंक सर्विस चार्जेस। अच्छा, ये जो अमाउंट होती है इसका बाकायदा अलग से कोई बिल बन के नहीं आएगा, महीने के आखिर में बैंक आपको बिल भेजा हो कि जी आपने इस महीने इतनी सर्विसेज ले ली, इतना अमाउंट आप पे कर दें, ऐसा नहीं होता। बल्कि बैंक की ट्रांजैक्शन की जितने भी सर्विस चार्जेस बनते हैं वो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट से उसको डिडक्ट करेगा। ठीक। फर्ज किया किसी पर्टिकुलर मंथ में आपके बैंक सर्विस चार्जेस बने, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, बैंक में रिकॉर्ड हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, स्टेटमेंट ही नहीं मिली अभी तक, आपको पता नहीं चला। जब महीने के आखिर में स्टेटमेंट मिली तो पता चला कि 1000 रुपीज़ बैंक वाला डिडक्ट कर चुका है, यानी कि बैंक से पेमेंट हो गई है। कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई ट्रांजैक्शन? बैंक में तो रिकॉर्ड हो गई, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? कैश बुक में। तो जो चीज़ जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई वहाँ उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने कैश बुक के अंदर। क्या करना चाहिए? पैसे हमारे बैंक में आ रहे हैं या जा रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहे हैं? विड्रॉ हो रहे हैं, तो वहाँ से पैसे माइनस हुए तो हम भी अपने पास क्या करेंगे? उसको कैश बुक में से माइनस करेंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट दिया, याद रखिएगा बेटा। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आप किसी चीज़ को मेमोराइज करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, जज करने की ज़रूरत है कि जो ट्रांजैक्शन जहाँ रिकॉर्ड है उसको छोड़ देना है, जहाँ पे वो रॉन्गली रिकॉर्ड है या अनरिकॉर्डेड है वहाँ उसको सही करना। दैट इज़ कॉल्ड रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब आप देख रहे हैं कि हर चैप्टर में आप कुछ नए नए टर्म्स सीख रहे हैं। जर्नल में भी आपने डिफरेंट टर्म्स सीखे थे, कैश बुक में भी, बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर भी कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट इनकम का मतलब ये है कि जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं या बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स कहते हैं। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो आमतौर पे बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं, और उसमें हम जितनी चाहे अमाउंट डिपॉजिट करें डेली बेसिस पे, जितना चाहे विड्रॉ करें, उसके एंडिंग बैलेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। उस पर ना इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हमने बैंक में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का या सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है या फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उस अकाउंट पे बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगा। दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, या बेसिकली वो हमारे लिए क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम होती है। कलेक्शन बाय द बैंक, बैंक हमारे लिए डिफरेंट काम कर रहा होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बैंक का काम सिर्फ लोगों के अकाउंट ओपन करना ही नहीं है, बल्कि बैंक का एक एजेंसी फंक्शन होता है जिसमें वो डिफरेंट सेकेंडरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। मिसाल के तौर पे आप लोग अपनी बिजली का बिल बैंक में जमा कराते हैं, क्या बिजली की फैसिलिटी आपको बैंक वाला दे रहा है? नहीं। यहाँ पर बैंक वाला बिजली की डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी का एक एजेंट है, वो उनके लिए बिल्स की कलेक्शन कर रहा है और उनके बदले उनसे वो कुछ पैसे लेगा पर बिल के हिसाब से। इसी तरीके आपसे आप लोग अपनी कोचिंग कॉलेजेस वगैरह की फ़ीस अगर बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए कलेक्शन भी कर रहा होता है। ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस, ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ का बैलेंस मौजूद है और आप किसी सप्लायर को 12,000 रुपीज़ का चेक इशू कर देते हैं तो क्या होगा? बैंक उस चेक की पेमेंट की अदायगी से इनकार कर देगा। ऐसे चेक को हम
कहते हैं बाउंस चेक, ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये ज़रा सी शर्मिंदगी वाली कंडीशन होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि बैंक उसके चेक की अदायगी से इनकार कर दे। इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए बैंक और बैंक का जो अकाउंट होल्डर होता है वो आपस में बैठ के एक छोटा सा एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट में बैंक अपने उस अकाउंट होल्डर को एक सर्टन लिमिट अलॉट करता है कि अगर उसके इशू किए हुए चेक में और उसके बैंक बैलेंस में एक सर्टन अमाउंट तक का डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस बैंक खुद अपनी तरफ से पे कर देगा। यानी एक तरह से बैंक अपने अकाउंट होल्डर को उधार की फैसिलिटी दे देगा। इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट या रिंग फाइनेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त कितने का डिफरेंस आ रहा है, मेरे अकाउंट में मौजूद है 10,000 और मैंने चेक दिया 12,000 का, तो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो बैंक खुद से पे कर देगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स 2,000 मुझे बैंक ने उधार दे दिए जो मैं बैंक को बाद में पे करूँगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ने जो मुझे ओवरड्राफ्ट दिया है ये मेरी करंट लायबिलिटी है, मैंने बैंक को पे करना। अब उस करंट लायबिलिटी के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी है और बैंक ने जो हमें उधार का अमाउंट दिया है उस उधार के अमाउंट पे हम बैंक को इंटरेस्ट भी पे करेंगे। बाउंस चेक, रिटर्न अनपेड। बाउंस चेक का कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी ऐसा चेक जिसकी अदायगी से बैंक इनकार कर दे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, मेरे अकाउंट में बैलेंस है 10,000 का और मेरे चेक लिख के दिया सप्लायर को 12,000 का, मेरा बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा, बैंक इस चेक की अदायगी से इनकार कर देगा। या मैंने जो बैंक में स्पेसिमेन सिग्नेचर दिए हुए हैं, चेक पे मैंने साइन कुछ और किया, बैंक के रिकॉर्ड में मेरा साइन कुछ और है, सिग्नेचर में डिफरेंस आ गया, बैंक उसकी अदायगी से इनकार कर देगा। या फ्यूचर की डेट का चेक, आज फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल है और मैंने चेक बनाया जिस पे मैंने लिखा हुआ 1 मई ऑफ दिस मंथ ऑफ दिस ईयर, नतीजा क्या होगा, 20 अप्रैल को मैं बैठ के 1 मई का यानी फ्यूचर की डेट का चेक इशू कर रहा हूँ, तो बैंक उस चेक की अदायगी से इनकार कर देगा। और भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसा चेक जिसकी अदायगी से बैंक फॉर एनी रीज़न इनकार कर दे, दैट इज़ कॉल्ड बाउंस चेक। नॉर्मली जो इनकार की वजह होती है वो होती है नॉन सफिशिएंट फंड, NSF, के बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से बैंक ने उसकी अदायगी से इनकार कर दिया। बैंक सर्विस चार्जेस है, मैंने आपको बता दिया था पिछले टॉपिक के अंदर कि बैंक हमें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे नाम से चेक बुक प्रिंट कर रहा है, हमें ATM कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन की तमाम फैसिलिटी वो हमें दे रहा है, उसके बदले वो हमसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियरेंस ऑफ चेक। क्लियरेंस ऑफ चेक क्या चीज़ है ये मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट किया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा बैंक अकाउंट है फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक लिमिटेड के अंदर, और मैंने किसी कस्टमर को कुछ अमाउंट पे सामान सेल किया। आफ्टर सम टाइम उस आदमी ने, उस कस्टमर ने मुझे चेक के ज़रिए पेमेंट की। उस कस्टमर का जो बैंक है फॉर एग्जांपल वो है बैंक सोनेरी बैंक। अब क्या हुआ, कस्टमर ने अपने अकाउंट का सोनेरी बैंक का चेक लाके मुझे दे दिया, मेरा अकाउंट है अलाइड बैंक में, मैं क्या करूँगा, मैं सोनेरी बैंक का ये चेक अपने अलाइड बैंक में डिपॉजिट कर दूँगा। जब डिपॉजिट हो जाएगा फिर अलाइड बैंक कम्युनिकेट करेगा सोनेरी बैंक से, अलाइड बैंक मेरा बैंक कम्युनिकेट करेगा मेरे कस्टमर के बैंक से कि ये चेक सही है, सिग्नेचर सही है, अमाउंट सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। जब ये वेरीफाई कर देगा सोनेरी बैंक वाला तो फिर सोनेरी बैंक वाला वो अमाउंट मेरे अलाइड बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और अलाइड बैंक वाला फिर उसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लियरेंस, क्लियरेंस ऑफ चेक। यानी किसी एक बैंक का चेक किसी दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जब जाता है तो उसको हम कहते हैं क्लियरेंस ऑफ चेक। और जब तक वो चेक क्लियर नहीं होता, नॉर्मली आजकल के दौर में 1 से 2 दिन लग जाते हैं किसी चेक को क्लियर होने में, बशर्ते कि वो दोनों बैंक एक ही शहर के अंदर हों। फ़र्ज़ किया अलाइड बैंक मेरा कराची के अंदर ब्रांच में है और सोनेरी बैंक भी कराची के अंदर है, तो वो 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेशन चेक हो, मेरा अलाइड बैंक कराची में है, कस्टमर का सोनेरी बैंक लाहौर में है,
तो फिर उसमें 7 से लेकर नॉर्मली 10 डेज तक का टाइम लगता है। तो वो जो 7 और 10 डेज का टाइम है, तब तक बैंक में वो अमाउंट मौजूद नहीं होगी। उस चेक को हम अनक्लियर चेक का नाम देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर मैं किसी सप्लायर को चेक इशू करूं, मैंने अपने रिकॉर्ड में उसको ले लिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो चेक उस सप्लायर ने जाके बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट नहीं किया या बैंक के अकाउंट में भिजवाया नहीं डिपॉजिट करने के लिए, प्रेजेंट नहीं किया, तो वो चेक अनप्रेजेंटेड चेक कहलाता है। यानी अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब ऐसा चेक जिसके ज़रिए मैं पेमेंट कर चुका हूँ, मैं रिकॉर्ड में ले चुका हूँ, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में नहीं आया। याद रखिएगा, अनक्लियर चेक के ज़रिए मेरे अकाउंट में पैसे आने होते हैं, ये कस्टमर का चेक होता है, बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करेगा ये। और अनप्रेजेंटेड चेक के ज़रिए पैसे जाने होते हैं, ये सप्लायर्स के चेक होते हैं, और इनके ज़रिए हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी मैंने आपको बातों बातों में बता दिया था। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, लेट आवर डिपॉजिट या लास्ट डे डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि अगर अप्रैल का महीना चल रहा है और मैं अप्रैल की 30th को एक चेक जमा करवाता हूँ, तो मेरे कैश बुक में वो 30 अप्रैल को शो होगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो मई के मंथ में शो होगा। तो ऐसी अमाउंट को हम कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट या लास्ट आवर डिपॉजिट या लास्ट डे डिपॉजिट। और आखिरी चीज़ है बैंक गायरो क्रेडिट। बैंक गायरो क्रेडिट का जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, दिस इज़ बेसिकली डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। मेरे कस्टमर ने मेरे अकाउंट में जाके डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिए पैसे, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। बैंकिंग की लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं, बैंक गायरो क्रेडिट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने इस चैप्टर को थियोरेटिकली कवर करने की कोशिश की। मैंने कोशिश की इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। इन टर्मिनोलॉजीज़ के बाद मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको बताई थी कि बैंक का प्रोसेस क्या होगा, उस इक्वेशन को लेकर चलिएगा। कैश बुक और बैंक को साथ साथ लेके चलिएगा। ट्रांजैक्शन से आपने पहचानना ही है कि ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुई है और दूसरी जगह कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई, या कहाँ पर एक जगह सही रिकॉर्ड हुई, दूसरी जगह पे रॉन्गली रिकॉर्डेड हुई है। उसको अगर आप सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन बताऊंगा। किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टेटमेंट को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है, उसकी लीगल स्टेटस क्या होता है, कोर्ट ऑफ लॉ उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, अपनी बैलेंस शीट में हम बैंक का कौन सा वाला बैलेंस शो करेंगे। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसको आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।